Here we have to understand the difference between the consumption goods and capital goods. First of all, when I talk about the consumption goods, नाम से समझ आ रहा है consumption goods are basically purchased by the consumer. कंज्यूमर कुछ भी खरीदता है वो फाइनल गुड भी कहलाता है एज वेल एज वो कंजम्पशन गुड भी कहलाता है बिकॉज उसका जो मोटिव है वो डायरेक्टली सेटिस्फाई करना है कस्टमर की नीड्स को. तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं कंजम्पशन गुड्स की तो कंजम्पशन गुड्स आर परचेज बाय द कंज्यूमर विच डायरेक्टली सेटिस्फाई नीड्स ऑफ द कंज्यूमर. And this consumption goods can be in the different categories like either it may be a durable good. For example, if the consumer purchases a washing machine, LED TV, then it is called durable consumption good. It may be non-durable also, like we purchase vegetables, fruits. This is non-durable. Maximum life of 3 to 4 days or 7 days. That's it. ठीक है ना. इट मे बी आई कैन से सेमी ड्यूरेबल भी हो सकते हैं लाइक वी परचेज क्लोथ्स. कुछ टाइम तक चला उसके बाद फिर हमें नए परचेज करने पड़ते हैं क्लोथ्स, है ना. तो इट मे बी सेमी ड्यूरेबल ऑल्सो एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स द सर्विसेज like teaching. We are getting the teaching services, we are getting the services from the doctor. So basically consumption goods are purchased by consumer which directly satisfy the needs of the consumer. I hope you understood this. And the very important part which is called the capital good. When I talk about the capital goods, कैपिटल गुड्स नाम से ही समझ आ रहा है इट इज परचेज बाय द फर्म. इट इज परचेज बाय द फर्म एंड बेसिकली जो कैपिटल गुड का मोटिव होता है दैट इज टू प्रोड्यूस अदर गुड्स, है ना. टू प्रोड्यूस अदर गुड्स. फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी परचेज मशीन, है ना, जब हम मशीन परचेज करते हैं, है ना, या मैंने ऑफिस के लिए कंप्यूटर्स परचेज करे, है ना. तो दीज आर बेसिकली कॉल्ड कैपिटल गुड्स which helps to produce other goods, which helps to produce other goods, है ना. एंड व्हेन आई टॉक अबाउट द जनरली कैपिटल गुड्स इट इंक्लूड्स द ड्यूरेबल गुड्स ओनली विच हेल्प्स टू प्रोड्यूस अदर गुड्स. इसमें हम जनरली ड्यूरेबल गुड्स से लेते हैं क्योंकि जो कैपिटल गुड्स होते हैं उसमें मशीन आ गया एंड मशीन इज अ ड्यूरेबल आइटम कि वो 1 साल 2 साल 3 साल हो सकता है 10 साल तक हमारी मशीन रन करे, है ना. और कैपिटल गुड में हम डेप्रिसिएशन भी लगाते हैं, रिप्लेसमेंट जिसको हम रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स कैपिटल भी कहते हैं. तो ध्यान रखना कैपिटल गुड्स आर बेसिकली परचेज बाय प्रोडक्शन यूनिट टू प्रोड्यूस सम अदर गुड्स एंड जनरली दे आर ड्यूरेबल्स एंड इट इंक्लूड्स लाइक मशीन परचेज बाय द फर्म. तो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स. कंजम्पशन गुड्स आर परचेज बाय कंज्यूमर, है ना, फॉर डायरेक्टली सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर वांट्स एंड कैपिटल गुड्स आर परचेज बाय द फर्म्स टू प्रोड्यूस सम अनदर गुड. इट मींस ध्यान रखना जो कंजम्पशन गुड्स की डिमांड है वो डायरेक्ट डिमांड है. क्या है वो? डायरेक्ट डिमांड है क्योंकि इसका मोटिव क्या है? डायरेक्टली कंज्यूमर की नीड को सेटिस्फाई करना. बट अगर हम कैपिटल गुड की बात करें तो कैपिटल गुड की डिमांड एक डिराइव डिमांड है. कैपिटल गुड की डिमांड क्या है? डिराइव डिमांड है जो कि फर्म ने क्रिएट करी है और उसका मोटिव क्या है कि इससे कोई और गुड क्रिएट करना, है ना. तो ये जो डिमांड है कैपिटल गुड्स की वो डिराइव डिमांड है. why it is called derived demand? Because it helps to use to produce other goods. हमें चाहिए कमोडिटी सो दैट हम उसको मार्केट में बेच पाए एंड कंज्यूमर अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर पाए. लेकिन कंज्यूमर की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए फर्स्ट हमें एक मशीन परचेज करनी पड़ेगी जिससे वो गुड बनेगा, है ना. तो दैट्स वाई जो डिमांड मशीन की है जिसको हम कैपिटल गुड कह रहे हैं दैट इज नॉट अ डायरेक्ट डिमांड, दैट इज अ डेराइव डिमांड. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक नोट है. ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स. देखो थोड़ा सा ना जो ये प्रोड्यूसर गुड्स है ये थोड़ी सी एक वाइडर टर्म है. जो प्रोड्यूसर गुड्स है वो थोड़ी सी वाइडर टर्म है. जो प्रोड्यूसर गुड्स, क्योंकि प्रोड्यूसर देखो वो ड्यूरेबल गुड्स भी यूज करता है और वो नॉन ड्यूरेबल गुड्स भी यूज करता है. नॉन ड्यूरेबल में जैसे रॉ मटेरियल हम यूज कर रहे हैं, है ना. हम क्या कहते हैं लाइक फार्मर फर्टिलाइजर यूज कर रहा है, एक बेकरी शॉप ब्रेड यूज कर रही है ना. तो दीज बेसिकली ये भी प्रोड्यूसर गुड्स हैं. तो प्रोड्यूसर गुड्स में 2 कैटेगरी आती हैं, एक ड्यूरेबल और एक नॉन ड्यूरेबल. अब जो ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स है, जो ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स हैं इसी को हम कैपिटल गुड्स कहते हैं,
है ना, जो ड्यूरेबल है, लाइक मशीन परचेज बाय द फर्म, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कैपिटल गुड। लेकिन जो नॉन ड्यूरेबल कैपिटल गुड है, लाइक रॉ मटेरियल, इट इज ऑल्सो नोन एज सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, इट इज ऑल्सो नोन एज सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। और दी सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स ऑल्सो नोन एज इंटरमीडिएट गुड्स, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स like raw material, these are also known as intermediate goods. So I hope you understood the statement. All capital goods are producer goods. जो भी capital goods है ना, capital goods are in generally in durable category. All capital goods are producer goods. लेकिन all producer goods are not capital goods. Producer goods सारे capital goods नहीं हो सकते, क्योंकि producer goods में ड्यूरेबल भी आते हैं और नॉन ड्यूरेबल आते हैं। जो ड्यूरेबल होते हैं वो तो कैपिटल गुड कहलाते हैं, लेकिन जो प्रोड्यूसर गुड्स में नॉन ड्यूरेबल हैं, ऑब्वियसली बात है, उसको हम कहते हैं सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, दे आर नॉट कैपिटल गुड्स। आई होप यू अंडरस्टूड। इवन इफ यू फेस एनी डाउट यू कैन मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। नेम ऑफ द टॉपिक इज इन्वेस्टमेंट। When I talk about the investment, what do you mean by investment? Investment का meaning क्या होता है, ठीक है? तो I want to tell you that the actual meaning of investment means the addition made to the stock of capital. I am repeating again. Addition made to the stock of capital is called investment. जब हम अपने कैपिटल स्टॉक में एडिशन करते हैं, है ना, कैपिटल स्टॉक में मशीन्स आ गई है, रॉ मटेरियल आ गया है, जब अपने हम स्टॉक्स में एडिशन करते हैं, दैट इज बेसिकली कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। एंड ऑब्वियसली बात है, इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस द प्रोडक्टिविटी ऑफ द फर्म एज वेल एज ऑफ द इकोनॉमी ऑल्सो। जब जब हम इकोनॉमी में इन्वेस्ट करते हैं, तब तब हमारी इकोनॉमी की प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंक्रीज होती है। एंड यू नो कि सो व्हेन आई टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो एक लाइन याद करो, एडिशन मेड टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। एडिशन मेड टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट, है ना। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट द इन्वेस्टमेंट, एडिशन मेड टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। And now the investment is divided into two categories. One is called the gross investment and one is called the net investment. Now what is gross investment? I have already told you कि gross और net में फर्क क्या होता है वैसे, लेकिन अगर मैं जनरल बात करूं gross investment की, gross investment का मतलब होता है total addition to the investment। पूरे साल में मैंने टोटल कितना स्टॉक में एडिशन करा, दैट इज बेसिकली कॉल्ड ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। सो बेसिकली टोटल एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। इन इकोनॉमिक्स इन चैप्टर नेशनल इनकम व्हेन आई टॉक अबाउट द ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, तो याद करो हमारा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, जिसको हम ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन भी कहते थे एक्सपेंडिचर मेथड में, तो इन्वेस्टमेंट दो जगह पर होती थी, याद करो। एक हम इन्वेस्टमेंट करते थे फिक्स्ड एसेट्स में, जिसको हम कहते थे ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, एक ही बात है, ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। प्लस याद करो हम करते थे चेंज इन स्टॉक। स्टॉक में हम कितने का एडिशन करते हैं, इसको हम कहते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। क्या कहते हैं? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में बेटा दो इन्वेस्टमेंट आ रही हैं। एक तो जो हमने फिक्स्ड एसेट्स में पैसा लगाया, जैसे हमने मशीन परचेज करी, ऑफिस की बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करी, है ना, कंप्यूटर्स परचेज करे ऑफिसेस के लिए, है ना, तो दिस इज कॉल्ड फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। प्लस बेटा हम उसमें क्या कर रहे हैं, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी ऐड कर रहे हैं। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जो हम स्टॉक में एडिशन कर रहे हैं, है ना, जो मैं स्टॉक में एडिशन करता हूं, दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट। और याद करो हमारा चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला था क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। सो व्हेन आई टॉक अबाउट द ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, इसमें दो तरह की इन्वेस्टमेंट आती हैं, एक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड वन इज कॉल्ड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो अगर कोई आपसे जनरली पूछता है, अगर इसके कंपोनेंट्स हम ना भी डिस्कस करें, तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मीनिंग क्या होता है, टोटल एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। लेकिन अब क्या होता है कि जब हम पूरे साल हमने जितनी टोटल इन्वेस्टमेंट करी, इसको तो हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कहते हैं। लेकिन यू नो जब हम पूरे साल उस कैपिटल को यूज करते हैं, पूरे साल जब हम उस कैपिटल को यूज करते हैं,
तो कुछ कैपिटल का पार्ट वियर आउट हो जाता है ना, और जो पार्ट वियर आउट हो जाता है उसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन। और जब मैं इस टोटल इन्वेस्टमेंट में से, इस टोटल ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से डेप्रिसिएशन को बेटा माइनस कर देता हूं, तो जो नेट एडिशन होता है टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड नेट इन्वेस्टमेंट। इट मींस नेट इन्वेस्टमेंट का बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, दैट इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। तो नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। आई होप यू अंडरस्टूड दिस कि टोटल एडिशन हुआ। फॉर एग्जाम्पल, चलो एक काम करते हैं, एक एग्जाम्पल देता हूं। मान लो हमने एक फर्म में टोटल जो पैसा लगाया पूरे साल में, फिक्स एसेट्स में भी हमने पैसा लगाया, हमने रॉ मटेरियल में भी पैसा लगाया, टोटल मान लो हमने 3 लाख रुपीस लगाए टोटल, है ना, पूरे साल में हमने 3 लाख रुपए लगाया, दैट इज कॉल्ड ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। बट हुआ क्या, जो हमने 3 लाख की कैपिटल यूज करी पूरे साल में, तो कुछ पार्ट कैपिटल का वियर आउट भी हो गया, जिसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। तो 50,000 की मान लो डेप्रिसिएशन हो गई, है ना। तो 3 लाख में से जब मैं 50,000 माइनस कर दूंगा बेटा, दैट इज कॉल्ड नेट इन्वेस्टमेंट। दैट इज कॉल्ड नेट इन्वेस्टमेंट, दैट इज 3 लाख माइनस 50,000, 2,50,000 is the net addition to the stock of capital. So that's why the formula of net investment is gross investment minus depreciation. I hope you understood this. Even if you have any doubt, you can mention in the comment box. Topic name is problem of double counting. When I talk to you about the problem of double counting, first we have to understand with the word that is called double counting. डबल काउंटिंग मीन्स, नाम से समझ आ रहा है, जब हम एक ही प्रोडक्ट की वैल्यू को एक से ज्यादा बार जब हम ऐड कर लेते हैं, दैट इज नोन एज डबल काउंटिंग। इट मीन्स काउंटिंग द वैल्यू ऑफ द सेम प्रोडक्ट मोर देन वंस इज कॉल्ड द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। देखो यहां पे लिखा हुआ है, काउंटिंग द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट मोर देन वंस इज कॉल्ड द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। अगर हमारी इकोनॉमी में कोई भी कमोडिटी जब प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन उसकी जब मैं वैल्यू बार बार ऐड कर लेता हूं या एक से ज्यादा बार अगर ऐड कर लेता हूं, इसी चीज को हम कहते हैं बेटा डबल काउंटिंग प्रॉब्लम। ठीक है, ऑब्वियस ही बात है, अगर तुम एक ही प्रोडक्ट की वैल्यू को अगर बार बार ऐड कर लोगे, इट लीड्स टू ओवर एस्टिमेशन ऑफ द नेशनल इनकम। जो तुम्हारी नेशनल इनकम होगी वो उतनी होगी नहीं जितनी हमें शो होगी, दैट इज कॉल्ड ओवर एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। तो ऑब्वियसली बात है, इसका जो रिजल्ट है वो ये क्या होता है कि अगर डबल काउंटिंग होती है तो इट विल लीड्स टू ओवर एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। लेकिन ये टॉपिक आगे पढ़ाने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू एक्सप्लेन यू ये डबल काउंटिंग अराइज होती क्यों है ना। देखो बेटा, हमने याद करो, जब हम नेशनल इनकम डिस्कस कर रहे थे स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स, तो हम ये कह रहे थे कि हम इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते, लेकिन फाइनल गुड्स की वैल्यू को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं, है ना। तो होता क्या है कि वी हैव टू टेक द वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स, बट रियल लाइफ में क्या होता है कि कई बार ना मुझे ये पता ही नहीं चलता कि जो एक्चुअल में गुड जिसको मैं ले रहा हूं कि क्या वो इंटरमीडिएट है या वो फाइनल है। इसको समझाने के लिए मैं एक छोटा सा तुम्हें एग्जांपल देता हूं। सपोज करो, 2 स्टूडेंट्स हैं मेरे, या मान लो 2 कस्टमर्स हैं, और मैंने ना उनको पेपर रिम सेल करा। ठीक है, पेपर रिम, आई होप यू अंडरस्टूड कि पेपर रिम क्या होता है, जो हम फोटोकॉपी के लिए पेपर यूज करते हैं, वो मैंने उनको पेपर रिम सेल करा 2 पर्सन को, पर्सन ए एंड पर्सन बी। मैंने 2 पर्सन को सेल करा, 1000 रुपीज का मैंने सेल करा। ठीक है, और मैंने उसकी मैन्युफैक्चरिंग करी है, द होलसेल ओनर ऑफ द रिम पेपर वो मैं ही हूं। ठीक है, तो मैंने ए को भी सेल करा 1000 रुपीज का, प्लस मैंने बी को भी सेल करा 1000 रुपीज का, है ना। तो लेकिन क्या हुआ, ए पर्सन ने तो उसको यूज करा अपने नोट्स बनाने के लिए, ताकि वो उसको बोर्ड टाइम्स पे यूज कर पाए। तो ए कंज्यूमर ने जब उसका यूज करा फाइनली, तो ऑब्वियसली बात है द ए पर्सन इज अ फाइनल कंज्यूमर, द ए पर्सन इज अ फाइनल कंज्यूमर। मैंने दोनों को फाइनल कंज्यूमर समझा था, क्योंकि मेरे लिए आई एम रिटेलर ऑल्सो, तो मेरे लिए वो दोनों कंज्यूमर थे। ठीक है, तो सेकेंड बी पर्सन ने क्या करा, बी पर्सन ने नोट्स बनाए
और नोट्स बनाकर ना 1500 रुपीज को उसको आगे बेच दिया, तो ऑब्वियस सी बात है उसके लिए वो फाइनल गुड नहीं था, जबकि मैं क्या समझ रहा था कि वो फाइनल गुड है ना। तो अल्टीमेटली हुआ क्या, जब मेरे से फाइनल सेल पूछी गई तो मैंने कहा मैंने 2000 रुपीज की सेल करी है, फाइनल 1000 प्लस 1000 है ना। इफ वी टेक द वैल्यू फाइनल गुड्स, तो मैंने फाइनल गुड्स की वैल्यू में 2000 ऐड कर दिया। और जो बी पर्सन था उसने भी जब गवर्नमेंट को अपना डेटा दिया, उसने अपनी फाइनल सेल में 1500 दे दिया, है ना। अब सोचो टोटल अगर हम देखें तो आंसर आया 3500, 2000 मेरा और 1500 उसका, तो टोटल आया 3500। लेकिन ध्यान से सोचो, क्या एक्चुअल में 3500 का प्रोडक्शन हुआ है? आंसर इज नो। कैसे? मैंने 1000 का प्रोडक्शन ए को बेचा, 1000 का ही मैंने बी को बेचा, तो 2000 हो गया। लेकिन बी ने आगे वो चीज 1500 की बेची, जबकि 1000 उसमें से ऑलरेडी ऐड हो चुका था ऑलरेडी, तो उसको कितना ऐड करना चाहिए था? 500 ऐड करना चाहिए था। तो 1000 प्लस 1000 जो मैंने 2000 प्लस 500 उसका ऐड होना चाहिए था, तो आंसर शुड बी 2500। लेकिन जब हम पहले ऐड कर रहे थे 2000 मेरा और 1500 उसका, जबकि 1500 में ऑलरेडी 1000 एडेड था, तो 3500 जो पहले आंसर आ रहा था वो ओवर एस्टिमेट कर रहा था किसको? नेशनल इनकम को। क्योंकि प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि मुझे पता ही नहीं था कि जो कंज्यूमर मुझसे परचेज कर रहा है क्या वो एक्चुअल में कंज्यूमर है या नहीं है। आई वॉज टेकिंग इट एज अ फाइनल गुड। तो रियल लाइफ में भी कई बार ये प्रॉब्लम अराइज होती है कि वी आर नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द इंटरमीडिएट गुड्स एंड द फाइनल गुड्स। और अगर मैंने वो फाइनल गुड समझ के ले लिया जबकि वो इंटरमीडिएट था, तो वो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम को क्या करता है बेटा? क्रिएट करता है। तो ध्यान रखना, इसके बारे में ज्यादा डिटेल तुमसे एग्जाम में नहीं पूछेंगे, जस्ट एक लाइन है कि सम टाइम इट्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड वेदर द गुड इज एन इंटरमीडिएट और अ फाइनल, एंड समटाइम्स the value of intermediate goods is just added as a final goods, so this problem arises. So just you have to understand, double counting means counting the value of the same product more than once is called the problem of double counting, and it leads to overestimation of national income. I hope you understood this. Now बेसिकली एक छोटा सा मैं तुम्हें और एग्जांपल देता हूं इस डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम को समझाने के लिए। फार्मर ने 2000 रुपीज का आउटपुट प्रोड्यूस करा, मान लो उसने वीट प्रोड्यूस करा, और ये वीट प्रोड्यूस करके 2000 रुपीज का इसने मिल ऑनर को बेचा, ठीक है ना। मिल ऑनर ने उससे बिस्किट्स बनाए और बिस्किट बना के बेकरी को बेचा। बेकरी ने वही बिस्किट्स आगे पैकेजिंग कर कर उसमें और जो एडिशन करना था वो करके कन्फेक्शनरी को बेचा, और कन्फेक्शनरी ने आगे वो चीज 4000 रुपीज को किसको बेच दी? कंज्यूमर को बेच दी। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड, अब अगर मैं इन सबको ऐड कर देता तो आंसर आ रहा है 12,100, जबकि हम देख रहे हैं 2,500 में ऑलरेडी 2000 एडेड है, 3,600 में ऑलरेडी 2,500 एडेड है। तो वी शुड नॉट टेक लाइक दिस, वी हैव टू टेक लाइक दिस कि फार्मर ने 2000 का प्रोडक्शन करा, लेकिन उसकी कॉस्ट को मैं जीरो मान के चल रहा हूं कि उसने किसी से कुछ नहीं खरीदा, तो उसका एडिशन कितना आया? 2000। 2500 का मिल ऑनर ने बेचा है और उसने खरीदा कितने का था? 2000 का, तो उसका एडिशन 500 आया है। इसी तरह जब मैंने सबका एडिशन निकाला और जब मैंने सबके एडिशन को ऐड करा, आंसर कम्स आउट टू बी 4000। तो एक्चुअली में जो प्रोडक्शन जनरेट हुआ है वो 4000 का जनरेट हुआ है। और हम ये भी देख रहे थे कन्फेक्शनरी ने फाइनली में सेल कितने का करा है? वो 4000 का ही करा है ना। तो आंसर चाहे वैल्यू एडेड मेथड से निकालें या फिर एक्चुअली हम फाइनली में सेल देख लें तो वी कैन गेट द आंसर। सो हमने क्या करा, इस आउटपुट की वैल्यू में से जब इंटरमीडिएट कॉस्ट को माइनस करा, आई विल गेट द वैल्यू एडिशन, ताकि मेरी जो डबल काउंटिंग की जो प्रॉब्लम है वो बेटा क्या हो जाए? सॉल्व हो जाए। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि अभी तो चलो मुझे पता था कि ये भी 4000 का एटलास कन्फेक्शनरी ने बेचा है और यहां से भी आंसर 4000 आ रहा है, लेकिन रियल लाइफ में ना पता ही नहीं चलता कई बार कि ये एक्चुअली में जिसको बेच रहा है कि वो अल्टीमेट कंज्यूमर है या उसने भी आगे बेचना है। कई बार रियल लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम हमारे सामने अराइज हो जाती है, एंड दैट्स व्हाई द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग अराइज। तो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम हम सॉल्व कैसे करें?
है ना। डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम हम सॉल्व कैसे करें, इसको सॉल्व करने के देखो दो तरीके हैं टू अवॉइड द डबल काउंटिंग। टू वेज हैं। पहला, यूज वैल्यू एडेड मेथड। देखो ये मत कि फाइनली में वो गुड कितने का सेल हो रहा है, हम अगर सबका एडिशन देखते जाएं, जैसे फार्मर ने कितने का एडिशन करा, मिल ऑनर ने कितने का एडिशन करा, बेकरी ने कितने का एडिशन करा, सबने कितने का एडिशन करा। जैसे मैंने अभी अपना एग्जांपल दिया, मैंने 2000 का एडिशन करा, उस जो बी पर्सन है उसने 500 का एडिशन करा, और बाद में जब मैं सबके एडिशन को ऐड कर दूंगा, जिसको हम वैल्यू एडेड कहते हैं, और जब टोटल निकालते हैं इसको हम ग्रॉस वैल्यू एडेड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? ग्रॉस वैल्यू एडेड। ये तुमने ऑलरेडी वैल्यू एडेड मेथड में भी अंडरस्टैंड करा था। तो वी कैन यूज वैल्यू एडेड मेथड टू अवॉइड द प्रॉब्लम और टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, दैट इज वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कॉस्ट, जिससे वैल्यू एडिशन आएगा। और सेकेंड वे है टेक द वैल्यू ऑफ फाइनल प्रोडक्ट्स ओनली। अगर, लेकिन ये जब ही पॉसिबल है जब तुम फाइनल गुड तक पहुंच जाओ। जैसे यहां पर हम फाइनल गुड्स तक पहुंच गए कि फाइनली में वो कंज्यूमर ने 4000 रुपीज का परचेज करा है, तो यू कैन टेक दिस ऑल्सो, आइदर टेक द वैल्यू ऑफ फाइनल प्रोडक्ट्स ओनली if you are at the ultimate consumer, or you have to use value added method. I hope you understood this concept. Even if you have any doubt, you can mention in the comment box. Thank you.